हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 10। कौन से प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है 9 सेट अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें हैं तो उसको भी देख सकते हैं जाके, क्योंकि ये जो है अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसके लिए जो है बहुत ही यूजफुल होगा ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे जो है डिस्कस किए जाते हैं इसमें, ताकि जो है आप अपना जीके जीएस जो वो एमसीक्यू के थ्रू जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू जो है बूस्ट कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में जो है कम से कम क्वेश्चन गलत हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही सही अटैम्प्ट ले सकें। ओके, तो इसलिए जीके जीएस का प्रैक्टिस करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो माई एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस सेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। पहला क्वेश्चन है, किसने जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके द्वारा जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, तो ये किया गया किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। याद रखना आपको, अरविंद घोष के द्वारा जो है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये महात्मा गांधी जी के जो है राजनीतिक गुरु थे। याद रखना आपको, राजनीतिक गुरु थे किसके, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में जो है निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। बताना आपको, 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव हुआ था। ओके, और उस जो है कौन से प्रांत में जो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, ये बताना आपको इस क्वेश्चन में। तो कौन सा क्षेत्र में जो है नहीं बना था, कौन से प्रांत में कांग्रेस का सरकार नहीं बना था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। बंगाल में जो है कांग्रेस का सरकार जो है ये इस प्रांतीय चुनाव में नहीं बने थे। लेकिन उसके बाद जो है मद्रास में, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, इस सब में जो है बिहार में हो गया, उड़ीसा में हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, इस सब में जो है कांग्रेस का सरकार बना था। लेकिन बंगाल में जो है बंगाल और पंजाब में जो है इस प्रांतीय चुनाव में जो 1937 में हुआ था उसमें कांग्रेस का सरकार का स्थापना, कांग्रेस का सरकार वहाँ पे अपना जो है नहीं बना पाई थी सरकार। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, बंगाल और पंजाब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और बंगाल में कौन सी पार्टी तब वहाँ से जीती थी, तो कृषक प्रजा पार्टी। याद रखना आपको, कृषक प्रजा पार्टी के द्वारा जो है चुनाव यहाँ पे जीता गया था। ओके, कृषक प्रजा पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। जस्टिस आंदोलन जुड़े हुए नहीं थे। जस्टिस आंदोलन जो है एक जातीय आंदोलन है, क्या है, एक तरह का जाति वाला आंदोलन है। ये कब हुआ था, इसका शुरुआत जो है मद्रास में 1915-16 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, मद्रास में 1915-16 ईस्वी में जस्टिस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ओके, तो ये बताने इनमें से कौन जुड़े हुए नहीं थे, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ईवी रामास्वामी नायकर, ये इससे जुड़े हुए नहीं थे। CN मुदलियार, TM नायर और त्यागराज सेट्टी, ये सब जो है इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस बात का आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस आंदोलन जो कि मद्रास से शुरू हुआ था 1915-16 ईस्वी में, एक तरह का जातीय आंदोलन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा जो है कब की गई थी। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में जो है 2 मेन राजवंश थे। कौन कौन थे साम्राज्य था, एक तो विजयनगर साम्राज्य था, एक बहमनी साम्राज्य था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उनमें से बताना, बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का द्वारा कितने ईस्वी में किया गया था। ये भी एक तरह का क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कितने ईस्वी में किया गया, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो ये किया गया 1336 ईस्वी में। कब किया गया, 1336 ईस्वी में जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। ओके, और ये जो है ध्यान रखना आपको इतने सारे। और ये बहमनी साम्राज्य भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दोनों के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होते रहता था। दोनों जो है दक्षिण भारत का सबसे मेन साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में से बताना आपको कि एकमात्र महाजनपद जो है, आपको पता होगा कि प्राचीन भारत में जब उस टाइम था, दक्षिण भारत के टाइम में मगध के जो 16 महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो उसमें बताना एक महाजनपद जो है वो कहाँ पे स्थित था, दक्षिण भारत में। तो उस महाजनपद का क्या नाम था, ये बताना है आपको। तो ये महाजनपद का नाम था क्या, असमक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। असमक महाजनपद जो ये दक्षिण भारत में स्थित था। ये जो है दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पे स्थित था। कहाँ पे स्थित था, गोदावरी नदी के
गोदावरी नदी के तट पे जो है स्थित था। ओके, और ये जो दक्षिण भारत में एकमात्र स्थित महाजनपद था, बाकी सारे जो है उत्तर भारत में स्थित थे। चेदी, कुरु, कंबोज, बहुत सारे 15 और महाजनपद जो थे वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, सारे की राजधानी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये महाजनपद असमक जो है ये दक्षिण भारत के एकमात्र महाजनपद थे जो दक्षिण भारत में स्थित था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? गांधार और मथुरा कला शैली का जो है विकास जो है, इस शैली का, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली का जो विकास जो है वो किसके शासनकाल में, कौन से राजा के शासनकाल में हुआ ये बताना है आपको। तो ये हुआ किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण वंश के शासक जो है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में जो है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में जो है गांधार कला और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। और चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश का ये संस्थापक थे। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसके बाद जो इसके बेटे जो आए थे बिंदुसार, कौन थे? बिंदुसार इसका वारिस था, जो कि इसके बाद जो मौर्य वंश को संभाला। बिंदुसार के बाद अशोक, जो कि आपका नाम सुने होंगे, अशोक जो एक बहुत ही प्रतापी राजा था। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से, गुप्त वंश से संबंधित है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो ये गुप्त वंश से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब समुद्रगुप्त जो ये गुप्त वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य जो ये मौर्य वंश है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पालघाट दर्रा जो है वो कौन से दो राज्य के बीच स्थित है ये बताना। कर्नाटक तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो पालघाट दर्रा जो ये कौन दो राज्यों के बीच स्थित है ये बताना। तो ये है केरल और तमिलनाडु के बीच, केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और कौन से पहाड़ियों के बीच स्थित है ये बताना है आपको। तो ये नीलगिरी, कौन से? नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच में जो है, अन्नामलाई के पहाड़ियों के बीच में जो है स्थित है ये पालघाट दर्रा, केरल और तमिलनाडु। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित समूह में से कौन सा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? ये तीन जो है मीरी, मिकीर और मिसमी, अबोर, ये भी सारे जो है पहाड़ हैं। पहाड़ जो है इसको आपको पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम में आपको सजाना है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों पहाड़ जो हैं आपको सही क्रम में लगाने हैं। और कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? मिसमी, अबोर, मीरी, और कहाँ पे स्थित है ये तीनों पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले मिसमी हो जाएगा, फिर अबोर हो जाएगा, फिर मीरी हो जाएगा। मिसमी, अबोर, मीरी, ये तीनों पहाड़ी कहाँ है? ये हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये तीनों पहाड़ी। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसमी, अबोर, मीरी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर तीनों क्रम में लगाना था आपको। तो मिसमी पहले आ जाएगा पूर्व में पहले, फिर अबोर आ जाएगा, फिर मीरी आ जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व सबसे पहले पूर्व में ये आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो वो कहाँ स्थित है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो है ये कौन से राज्य में स्थित है ये बताना है आपको। तो ये स्थित है कहाँ पे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और पश्चिम बंगाल में बुक्सा जो है नेशनल पार्क है, याद रखना आपको। बुक्सा नेशनल पार्क है। जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ पे? बुक्सा, जल्दापाड़ा, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन नेशनल पार्क, ध्यान रखना आपको। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ओके, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, सुंदरबन नेशनल पार्क। गुजरात में जो है एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखना आपको, वंसदा नेशनल पार्क। वंसदा नेशनल पार्क हो गया। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क ध्यान में रखना, जो कि एशियाटिक लायन के लिए जो है, एशियाई शेर के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राजस्थान में इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं नेशनल पार्क हैं, जैसे कि रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, रणथंभौर हो गया, घाना पक्षी विहार हो गया। ये जो है इंपॉर्टेंट जो है राजस्थान में आपको देख लेना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास के मैदान को जो है मानचित्र के अनुसार जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना। ये घास के मैदान के नाम दिए गए हैं,
सेल्वास, केम्पोस, लानोस, पंपास आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है इसके लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तो ही जो आप इसको क्रम में लगा पाएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर उसको लगाना है। सबसे पहले देखते हैं सेल्वास। सेल्वास कहाँ पे है? तो सेल्वास ये है अमेजन बेसिन में। कहाँ पे? अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में है सेल्वास। केम्पोस कहाँ है? ये ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम में है। कहाँ पे? ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम में है, याद रखना आपको, ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम में है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना। और लानोस जो है ये कहाँ पे? ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊपरी भाग है, ये वेनेजुएला में है। उसके बाद पंपास, पंपास कहाँ पे? ये अर्जेंटीना में है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में स्थित है पंपास, याद रखना। तो आपको क्रम से लगाना है, उत्तर से दक्षिणी। और सबसे उत्तर में कौन सा है? तो सबसे उत्तर में जो है आपको बताया गया वेनेजुएला जो है ये सबसे ऊपर है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लानोस, लानोस सबसे ऊपर हो जाएगा क्योंकि वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग में है। तो तीन किसमें इसमें सी और डी में, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सेल्वास। उसके बाद अमेजन बेसिन वाला आ जाएगा, फिर जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि वाला आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है अर्जेंटीना वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 जो ये क्रम सही हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 ये जो है मानचित्र के हिसाब से आपको ध्यान में रखते हुए जो है ये लगाना था क्रम में। तो 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। सबसे पहले हो जाए लानोस हो जाएगा, उसके बाद सेल्वास, उसके बाद केम्पोस, उसके बाद पंपास जो कि अर्जेंटीना में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस लिए प्रसिद्ध है बताना है आपको। तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए सबसे प्रसिद्ध है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये कार्बोनिफेरस से जो है जुरासिक काल के बीच में हुआ था। पूछा जाएगा कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें का निर्माण जो है किस काल में हुआ? तो ये आपको याद रखना, कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल के बीच में। कब हुआ था? कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल के बीच में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा जो बांग्लादेश से मिलती है? ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि बांग्लादेश से जो कौन से राज्य का सीमा मिलता है। मेघालय का मिलता है कि नहीं मिलता? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, कौन से राज्य का सीमा जो है बांग्लादेश से मिलता है ये बताना। 4 गो जो है अब दिया गया आपको, उसमें से बताना है कि कौन कौन सा सीमा जो है किसका बांग्लादेश से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये चारों राज्य का सीमा जो है बांग्लादेश से मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, और एक राज्य और 5 राज्य से जो लगता है भूमि लगता है पश्चिम बंगाल का, एक पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश का जो है 5 राज्य, भारत के 5 राज्य से जो है सीमा जो है साझा करता है। तो कौन कौन हो गया? पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, याद रखना है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा सबसे लंबा बाउंड्री जो है, थल वाला बाउंड्री जो है वो भारत का जो है किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ ही है। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ ही इंडिया शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? केंद्रीय बैंक द्वारा जो है रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में जो क्या होता है? कमी आती है। क्या होता है? मुद्रा प्रसार में जो है ये कमी आती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है? गिल्ट एज मार्केट जो है निम्न में से किसके व्यापार से संबंधित है ये बताना है। तो ये संबंधित है सरकारी प्रतिभूति से। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट अच्छे से याद रखना है कि गिल्ट एज मार्केट जो है वो किसके व्यापार से संबंधित है? सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है डायरेक्ट। नेक्स्ट है अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको। तो यह है सेवाओं का निर्यात। सेवाओं का निर्यात किया जाता है तो ये दिखता नहीं है क्योंकि जो सेवा जो वो टर्सरी सेक्टर में आता है, जो कि दिखाई नहीं देता। सेवा जैसे बैंकिंग सेवा हो गया, एजुकेशन वगैरह हो गया, ये सारे जो है सेवाओं के रूप में आता है। तो इसका निर्यात करने पे जो है सॉफ्टवेयर, IT कंपनी बहुत सारा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो गया, तो ये सारे जो अदृश्य निर्यात के क्षेत्र में आते हैं यदि सेवाओं का निर्यात किया जाता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? लोकसभा में कितने सीट जो है कुल मिला के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित किया गया है? तो ये किया गया कितना? 131 सीट। ध्यान रखना आपको, 131 सीट जो वो आरक्षित किया गया। लोकसभा में जो है टोटल अभी जो है 545 सीट पे होता है। ओके, याद रखना, टोटल 545 सीट पे जो है ये अभी होते हैं, अभी अवेलेबल हैं। तो इसमें से 131 सीट जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए कितना? 84 ध्यान रखना, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट। अभी दोनों को ऐड करिएगा तो 131 हो जाएगा। तो ये इतने सीट जो है आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं है?
बताना आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय जो वो शामिल नहीं है। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, जन स्वास्थ्य। तो इसमें बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। आपको पता होगा 3 तरह के सूची होते हैं, कौन कौन होते हैं? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची, संघ सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो इसमें बताना है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य जो है ये नहीं आता है किसके अंतर्गत? जन स्वास्थ्य जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और शिक्षा हो गया, वन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना आपको ध्यान रख सकते हैं, इतने ये तीनों जो हैं समवर्ती सूची से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसमें सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ये भारत के जो है संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में जो है मतलब सुनिश्चित किया गया कि ऐसा प्रावधान किया गया कि समान कार्य किए तो उसके लिए समान वेतन, हर आदमी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री हो या पुरुष हो उसके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का जो है ये जो है सुनिश्चित करता है ये। तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन सबको मिलना चाहिए। तो ये भाग 4 में आता है डीपीएसपी जो है ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, किस में आता है? भाग 4 में आता है। और अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 के बीच में आता है। और इसका अनुच्छेद कितना है? समान कार्य के समान वेतन के लिए ये 39 का घ आप ध्यान रख सकते हैं, 39 का घ जो आप ध्यान में रख सकते हैं, ये अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है। ओके। और भाग 4 में 36 से 51 के बीच जो है डीपीएसपी आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों की अवसर की समानता प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये किया जाता है? लोक नियोजन के विषय में जो है भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 16, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष जो है ये ग्राम सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। आपको पता होगा वोटिंग एज भी जो है कितना है? वो 18 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है न्यूनतम। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आपात के संबंध में बताना आपको कि कौन सा कथन जो है इनमें से गलत है। आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से कथन लिखे गए। राष्ट्रीय आपात के संबंध में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात के समय जो राज्य सरकार को निलंबित कर दी जाती है। ओके, संसद के दोनों सदनों पर आपात की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है आपातकाल के संबंध में, राष्ट्रीय आपात के संबंध में? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है। राष्ट्रीय आपात के समय में जो है राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, ये ऑप्शन जो है गलत है। बाकी तीनों भी ध्यान में रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। तीनों कथन जो है वो सही है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तीनों आपको पढ़ लेने हैं, ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रीय आपात के संबंध अनुच्छेद 352 है और जो है ये सारे जो है ध्यान में रखने सारे स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? कौन से अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 281। अनुच्छेद 281 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग की जितनी भी सिफारिशें उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता। और आर्टिकल नंबर 280 जो है ये वित्त आयोग से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 280। इस बात का आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 280 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग का गठन करता है। ओके, वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 200 अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो वो किस देश में स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो किस देश में स्थित है ये बताना है आपको। दक्षिणी आल्प्स पर्वत तो ये है कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको लिए जो है ये वेरी यूजफुल हो सकता है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जो है ऑप्शन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की संभावना है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है न्यूजीलैंड में एक आल्प्स पर्वत है, उससे आप कन्फ्यूज नहीं करना है। आल्प्स पर्वत जो है वो कहाँ पे है? वो यूरोप में है। आल्प्स पर्वत जो है वो यूरोप में जो है सबसे बड़ी, मध्य यूरोप में जो है सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना, आल्प्स। और आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन से? माउंट ब्लैंक, जो कि यूरोप में है
और माउंट ब्लैंक जो है ये सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत श्रृंखला की, जो कि कहाँ पे स्थित है, फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, फ्रांस में स्थित है माउंट ब्लैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, माउंट ब्लैंक कहाँ है, फ्रांस में स्थित है। और माउंट ब्लैंक जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कहाँ पे स्थित है, मध्य यूरोप में। और दक्षिणी आल्प्स से इसको कंफ्यूज नहीं करना, दक्षिणी आल्प्स जो वो किस देश में स्थित है, न्यूजीलैंड में। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सारे आप नोट कर लिए होंगे इतने फैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। निम्न में से जो है कौन गर्म एवं अस्थायी जलधारा है हिंद महासागर की, तो ये मोजम्बिक की जलधारा। मोजम्बिक की जलधारा जो है ये हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अग्लुहास, ये जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये सारे जो है कहाँ पे हैं, हिंद महासागर की ठंडी। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो है ठंडी जलधारा है। ठंडी कौन सी है, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है कौन सी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र जो है वो किसकी रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो ये रचना है किसकी, भरत मुनि की। किसकी रचना है, भरत मुनि की। याद रखना आपको, भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसमें शास्त्रीय जानकारी मिलता है नाटक के संबंध में। जो है सारे शास्त्रीय जानकारी कहाँ से मिलता है, नाट्य शास्त्र से मिलता है। और इसकी रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। तो ये थे जीके जीएस सेट नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये जो है वीडियो आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उसके लिए वेरी वेरी यूजफुल होंगे ये वीडियो। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, मतलब कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो एग्जाम के लिए, आपको यदि अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।